हाय दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल केजे नील पर। दोस्तों, अभी तक पूरी यात्रा की पहली भाग में आपने श्री जगन्नाथ धाम मंदिर और पूरी सी बीच के बारे में जाना। इस भाग में आप देख पाएंगे पूरी यात्रा की साइट सीन्स के बारे में, जिसमें मैं आप सबको बताने वाला हूँ और भी बहुत कुछ यूज़फुल बातें। तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करते हुए अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पूरी यात्रा की पहली भाग को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, उसको ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पूरी साइट सीन्स को देखने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है आप ट्रैवल एजेंसी की गाड़ी बुक कर लें, जो आपको लगभग 2000 से 2500 रुपये के बीच में मिल जाएगा, जिसमें आप चंद्रभागा, सी बीच, कोणार्क टेम्पल, धौलगिरी, लिंगराज टेम्पल, केदारगौरी, खंडगिरी, उदयगिरी और लास्ट में नंदनकानन जू तक का ट्रिप्स मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का सफ़र। सबसे पहले हम लोगों को मिल जाएगा चंद्रभागा सी बीच, जिसमें आप सी बीच का मजा ले सकते हैं और बोटिंग, राइडिंग आदि कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर पर। उड़ीसा राज्य में ये एक ऐसा एकलौता ऐतिहासिक स्मारक है जिसे 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इतिहासकार का यह कहना है कि ये मंदिर 750 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इस मंदिर को 1250 ईस्वी में गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्माण कराया गया था। इस मंदिर को पूरब दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही गिरती है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर की संरचना एक रथ के आकार की गई है। इस रथ में कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। ये पहिए मंदिर के मुख्य आकर्षण का केंद्र हैं, क्योंकि ये पहिए घड़ी की तरह समय बताने का काम करते हैं। इसलिए इन पहिए को धूप घड़ी भी कहा जाता है। इस पहिए को आप इंडियन करेंसी में भी देख सकते हैं। इसके साथ ही इस रथ में 7 घोड़े भी हैं, जिनको सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक के रूप में माना जाता है। प्रवेश द्वार पर एक और चीज आप लोगों को नजर आएंगे जो सबका ध्यान आकर्षित करते हैं, और वो है द्वार के दोनों तरफ बनी ये मूर्तियाँ। इन मूर्तियों में सिंह के नीचे हाथी और हाथी के नीचे मानव शरीर हैं। इन मूर्तियों के जरिए मानव जीवन की समस्याओं को अनोखे तरीके से पेश किया गया है। यहाँ सिंह गर्व का प्रतीक है और हाथी संपत्ति का प्रतीक है। यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि गर्व और संपत्ति मानव का विनाश कर देते हैं। कोणार्क मंदिर के बारे में एक रोचक तथ्य है कि मंदिर की
पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए लोहे की चादरों और चुंबकों का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही मुख्य मंदिर की चोटी में 52 टन चुंबकीय लोहे को भी लगाया गया था। इन विविध चुंबकों के अनोखे समायोजन के कारण से ही मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में झूलता था। बताया जाता है कि पुर्तगाली नाविकों ने इस चुंबक को मंदिर से निकाल लिया, क्योंकि इस चुंबक के कारण नौका चालन में कठिनाई होती थी। बताया जाता है कि जब से इस चुंबक को मंदिर से निकाल लिया गया है, तब से ये मंदिर टूटने लगा है। अब इस मंदिर के मुख्य द्वार आपको बंद ही मिलेगा। दोस्तों, अभी तक के यात्रा में हम लोगों ने पुरी से चंद्रभागा होते हुए कोणार्क टेम्पल तक पहुंच गया। अब यहाँ से फिर हम लोगों का सफ़र शुरू होगा धौलीगिरी पहाड़ों में स्थित धौलीगिरी शांति स्तूपा के लिए। दोस्तों, आपने कलिंग युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा। यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा महाराज अनंत पद्मनाभन के बीच 261 ईस्ट पूर्व में कलिंग, जो आज उड़ीसा राज्य है, वहाँ लड़ा गया था। सम्राट अशोक ने उस युद्ध में विजय प्राप्त किया था। उस युद्ध के परिणाम बहुत विनाशकारी था, बहुत ही खून खराबा हुआ था। इस घटना ने सम्राट अशोक के जीवन को पूरे रूप से ही बदल डाला और अंत में उन्होंने शांति के मार्ग को अपनाया। पूरे जीवन में अपनी बौद्ध धर्म को अपनाया और उसका प्रसार प्रखार किया। बताया जाता है कि इसी शांति स्तूपा के जगह पर ही इस युद्ध का समापन हुआ था। दोस्तों, उसके बाद हम लोग पहुंचते हैं लिंगराज टेम्पल में। उस समय मंदिर के पास रेड जोन होने के कारण हम लोग मंदिर के अंदर नहीं जा पाए, तो बाहर से ही हम लोग मंदिर को दर्शन करके फिर केदारगौरी और खंडगिरी को दर्शन करके निकल पड़े नंदनकानन जू के लिए। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट जू है। नंदनकानन जू भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर और भुवनेश्वर एयरपोर्ट से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, अगर आप उड़ीसा आने वाले हैं या भुवनेश्वर और पूरी ट्रिप करने वाले हैं, तो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये जू बहुत ही बड़ा है और बहुत ही वैराइटीज़ का एनिमल्स यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों, इस जू में लगभग 30 से भी ज़्यादा बाघ रखा गया है। इस जू का और एक आकर्षण का केंद्र है ये जिराफ। दोस्तों, अगर आप नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क आने वाले हैं तो थोड़ा टाइम अपने पास ज़्यादा लेकर ही आइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप जंगल सफारी के साथ साथ बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग शाम के 5 बजे बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, पुरी से
नंदनकानन जू तक की यात्रा हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरी यात्रा के बारे में आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश की। दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने सुझाव बताने के लिए कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत